Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoy Academy. This is your English mentor Asmita Singh and today we will be covering some very important close tests. Now close tests होते क्या हैं पहले ये समझ लेते हैं. See, आपने fill in the blanks करे हैं, आपने passages भी solve करे हैं. When I merge a passage with fill in the blanks, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके सामने एक passage given है और इस पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं. How many blanks are there? There are 5 blanks. What you need to do is you need to understand the gist or the summary of the passage, and based on your discretion, you need to fill the gaps or the blanks, right? चलिए, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार तरीका समझ लेते हैं कि इसको कैसे टारगेट करना है. अगर आपको लगता है कि आप इस लाइन को पढ़ेंगे, द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज अ मेजर, और आप सीधे अगर अपने ऑप्शन को ढूंढने चले जाएंगे, ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपका क्लोज टेस्ट गलत होने के. मैं बताती हूँ क्यों. सी, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करते हैं, इमेजिन करिए देयर आर 5 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, ऑलराइट, एंड सिंपल सी बात है, ऑल द 5 क्वेश्चंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट अगर आप यहाँ देखें तो ये पांचों के पांचों ब्लैंक कहीं ना कहीं एक ही पैसेज का पार्ट है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है. स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले एक बार इस पैसेज का जिस्ट समझ लेना है, फिर समरी या जिस्ट या पैसेज की टोन को समझने के बाद आपको इसको फिल करना है. तो स्टेप नंबर 1 इज read the passage without fill in the blanks. Step number 2 is now fill the blanks based on your logic and based on the gist of the passage. And step number 3 is reread the passage. इसका ये मतलब है जब आपने सारे blanks fill कर दिए हैं तो एक बार आप पैसेज को रीरीड करके जरूर देखिएगा. ये टिप नंबर 3 मैं तो नहीं कराऊंगी, बट आपको एग्जाम्स में करनी है. लेट मी टेल यू व्हाई. इससे ना एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी, मतलब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं पहले एक बार और देखते हैं कि इसको टारगेट कैसे करना है. मैं पहले वाले क्लोज में, बिकॉज आई हैव सम क्लोज टेस्ट फॉर यू, ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 10 क्लोज टेस्ट इन द फाइल, बट पहला वाला क्लोज टेस्ट मैं आपको एकदम टिप टू टिप फॉलो करके दिखाती हूँ. तो सबसे पहले हम फिल नहीं करेंगे, हम एक बार टोन समझते हैं पैसेज की. द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. अब स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए वोकैबुलरी का होना जरूरी है. ठीक है, वोकैबुलरी का अच्छा होना जरूरी है, वरना आपको पैसेज की समरी या जिस्ट नहीं समझ आएगा. एक भी अगर टफ वर्ड आ जाता है पैसेज में तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो द चेंज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज अ मेजर डैश. जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो वो एक मेजर चेंज लेकर आता है. ठीक है, इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. किसकी लाइफ में? स्टूडेंट की लाइफ में. While school provides a highly dash environment with constant supervision, college offers a newfound sense. So newfound is something new. See, स्कूल में जब भी एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस और एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रहता है, लेकिन जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब स्कूल से कॉलेज की तरफ एक स्टूडेंट अपने करियर को लेकर जाता है तो चीजों में चेंज आता है. ठीक है, however, this independence comes with the responsibility of managing one's own time and academic goals. सिंपल सी बात है, अगर एक स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है तो एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है, राइट? लेकिन उसी इंडिपेंडेंस के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आपको अपने करियर को मैनेज भी करना है. ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश टू दिस चेंज इनिशियली, और कई स्टूडेंट्स को इस चेंज को अपनाने में दिक्कत भी होती है. Without the regular discipline of a classroom, they may struggle to maintain a balance between social life and dash. तो भाई अगर डिसिप्लिन नहीं होगा क्लासरूम में तो मुश्किल हो सकती है स्टूडेंट को कि वो बैलेंस बिठा पाए सोशल लाइफ और, अब देखते हैं कौन सी लाइफ में. अब जब आप एक समरी समझ गए हैं, आपको ये पैसेज कैसा लग रहा है? इंफॉर्मेटिव. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एक स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज लाइफ की तरफ जब ट्रांजिशन लेता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. चलिए अब इसको फिल करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, पहला है द ट्रांजिशन फ्रॉम
wait. The transition from school to college is a major dash. Is a major what? See, अगर एक स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज की ओर जाता है, ठीक है, ट्रांसफर लेता है, तो क्या वो उसके रास्ते का एक हर्डल है, क्या एक ऑब्स्टिकल है? हर्डल और ऑब्स्टिकल का मतलब तो आप जानते हैं ना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एक उसका रूटीन है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? माइलस्टोन है। तो पहले का क्या आपने फिल करा? ब्रावो, माइलस्टोन इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, मतलब एक बड़ा सा चेंज आता है स्टूडेंट की लाइफ में। While school provides a highly dash environment. See, school कैसा environment provide करता है? क्या school chaotic environment provide करेगा? School में तो एक structurized माहौल provide करा जाता है, right? So the right answer is structured. School में एक student relaxed नहीं होता है, ना ही flexible. Flexible और comfort में तो आप अपने घर पे रहते हैं, right? So the right answer is structured. So we will be filling blank number 2 with Charlie. All right. With constant supervision, college offers a newfound sense of dash. अब कॉलेज में आपको क्या मिलती है? क्या बॉन्डेज? बॉन्डेज होती है जब आपको कहीं पे कैद कर लिया जाए। सो कॉलेज डज नॉट प्रोवाइड बॉन्डेज, राइट? क्या कॉलेज में आपको आइसोलेशन मिलती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? अलोफनेस। क्या आप अकेला फील करते हैं कॉलेज में? नहीं, इसका भी सेंस नहीं है। क्या आपको कॉलेज में लिबर्टी मिलती है? बिल्कुल। अगर आप स्कूल से कंपेयर करेंगे अपनी लाइफ को, और यहाँ पे एक टर्म भी आई थी कैंडिडेट इंडिपेंडेंस, तभी मैंने आपको स्टेप 1 में बताया कि आपको पहले जिस्ट समझनी है। तो बिल्कुल कॉलेज में एक लिबर्टी मिलती है, आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और बर्डन होगा क्या कॉलेज में? बिल्कुल नहीं। कॉलेज में बर्डन क्यों होगा? ठीक है। सो अब हमने फिल कर लिया ब्लैंक नंबर 3 किससे? आई एम गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चार्ली. However, this independence comes with the responsibility of managing one's own time and academic goals. Many students find it difficult to dash. अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ी मुश्किल होती है, कुछ तो इंट्रोवर्ट किड्स भी होते हैं, राइट? तो कुछ किड्स को दिक्कत होती है जब वो स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, उनको ना अडेप्टेबिलिटी में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्ट, विच इज द राइट आंसर? अडेप्ट का मतलब है एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, नहीं? क्योंकि अडॉप्ट तो गोद लेना या किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी चीज को अपनाना। अडेप्ट मतलब क्या होता है? मैं आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी बताती हुई चलूंगी। अडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अडेप्ट इन पेंटिंग, सो यू आर बेसिकली स्किलफुल इन पेंटिंग, ठीक है। एंड अगला क्या है? अगला है एंटरटेन, अडेयर का मतलब होता है स्टिक। जैसे मैंने बोला वी शुड अडेयर टू दी traffic rules, that is adhere का मतलब है we should follow them, we should stick to them, right? So the right answer is adapt. तो 4 को मैं किससे फिल करूं? अल्फा से। और लास्ट क्या बच गया? To this change initially, without the regular discipline of a classroom, they may struggle to maintain a balance between social life. Social life क्या होती है? जो बाहर की लाइफ होती है, ठीक है, जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं, सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं। और कौन सी लाइफ? अच्छा, कॉलेज और स्कूल की लाइफ कैसी होती है? अकेडमिक्स लाइफ, राइट? स्पोर्ट्स आंसर नहीं होगा, ना एंटरटेनमेंट होगा, ना वेकेशन होगा। तो ये आप फिल करेंगे ब्रावो से। तो आपने क्या रियलाइज करा? आपने कुछ स्टेप्स नोट किए होंगे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप ये स्टेप्स समझ गए हैं तो मैं आपको हर क्लोज टेस्ट का जिस्ट तो नहीं समझाऊंगी, बट वील फिल इट, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। चलिए अगले की ओर चलते हैं। Special operations require a level of dash that standard military units rarely achieve. ठीक है, देखो ये जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं ना, require a level of, अब आप ही बताइए क्या स्पेशल ऑपरेशंस में मीडियोक्रिटी चलेगी क्या? क्या आप अगर मीडियम लेवल के होंगे या मीडियोकर होंगे तो काम चलेगा क्या? हेजिटेशन चलेगी? हेजिटेशन का क्या मतलब है? व्हेन यू डोंट हैव करेज, व्हेन यू डोंट टेक योर ओन स्टांस, जब आप क्या करते हैं? हिचकिचाते हैं, जब आप खुद को पीछे की ओर खींचते हैं। पब्लिसिटी, स्पेशल ऑपरेशंस में क्या पब्लिसिटी की जाएगी? प्रिसिशन की बात हो रही है। प्रिसिशन कब आता है? जब आप मेटिकुलस होते हैं, जब आप हर एक डिटेल्स का बहुत ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे तो फिल होगा क्या? ब्रावो। अगला देखते हैं। These missions often take place deep behind enemy lines, where ये जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं ना, ये एनिमी लाइन के जस्ट, उनके कहते हैं ना पीठ के पीछे हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है? हराना है, उनको डिफीट करना है। तो उनके बिल्कुल पीठ के पीछे हो रहे होते हैं। तो अब एक आप बात बताइए, वहां पे जब वो उनके पीठ के पीछे कुछ कर रहे हैं तो प्राइमरी वेपन क्या होगा? क्या वो नॉइज करेंगे?
नहीं। क्या वो केओस क्रिएट करेंगे? क्या वो डिले करेंगे? नहीं, वो स्टेल्थ। अब स्टेल्थ का मैं पहले मतलब बताती हूँ। स्टेल्थ मतलब होता है सीक्रेटिव। आपने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स के बारे में सुना होगा। स्टेल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एनिमी रडार्स पे जो हमारे वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, उनको डिटेक्ट करने में क्या रहे, नाकाम रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही ऐसी है जो पकड़ में नहीं आती। तो कैसी अप्रोच? प्राइमरी वेपन क्या होगा? स्टेल्थ। ठीक है, वेयर स्टेल्थ इज द प्राइमरी वेपन ऑफ द एलीट सोल्जर्स। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू स्ट्राइक क्विकली एंड देन डैश बिफोर द एनिमी। अब क्या करेंगे? क्या आप एनिमी के आगे सरेंडर करेंगे? क्या नेगोशिएट करेंगे? या वहीं पे रुक जाएंगे? स्टेगनेट वाटर क्या होता है? कहीं पे रुक जाना नहीं, आप एक्सफिल्ट्रेट करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है जो काम की है, आप उसको क्या करेंगे? अनअर्थ करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे, राइट? सो दैट इज एक्सफिल्ट्रेट। एक्सफिल्ट्रेट बिफोर द एनिमी कैन, मतलब जिससे पहले एनिमी हम पे दोबारा हमला करे उससे पहले ही हम सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे। बिकॉज दीज यूनिट्स ऑपरेट इन स्मॉल टीम्स। अभी जो स्पेशल यूनिट्स है ना, वो स्मॉल टीम्स में ऑपरेट करती हैं। इनके बीच क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है। और जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होंगे? क्या उनके बीच राइवलरी होगी? क्या उनके बीच इंडिफरेंस आएंगे? उन्हें एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? क्या वो एक दूसरे पे शक करेंगे? नहीं, उनके बीच तो कोहेशन होगा। कोहेशन का मतलब होता है दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो आपस में स्टिक करेंगे, उनके बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होगा। ठीक है, और यही क्या है? बहुत ही वाइटल है उनके सर्वाइवर के लिए। व्हाट वाइटल का मतलब होता है? समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज जो प्राइम इंपॉर्टेंस होल्ड करती है उसको वाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए क्या वाइटल है? उनका आपस में एकजुट होकर रहना। While the physical demands are extreme, हालांकि जो फिजिकल डिमांड्स है, they are very extreme. All right, the mental dash required to stay calm in the life or death situations is what truly defines a special forces operative. अब एक special forces operative के पास क्या होता है? ग्रिट होती है, fortitude होता है। What is the meaning of fortitude? Fortitude का मतलब होता है courage। अब आप खुद ही ऑप्शंस को देखिए, आप कितना इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कोई स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव फ्रेजाइल होगा? फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? वीक होता है। क्या वो अनस्टेबल होगा? उसके अंदर इंस्टेबिलिटी होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके अंदर एंजाइटी होगी? नहीं। तो अगर आप रियलाइज करेंगे, जब आप समरी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट की, आपको ना पैसेज की टोन समझ आएगी। यहाँ इस पूरे पैसेज में करेज की, ग्रिट की बात हो रही है, तो आप बहुत इजीली ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? चलिए अगले को सॉल्व करते हैं, विच इज क्लोज 3 और क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर से बात है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की। ठीक है, सो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल वॉरफेयर बिकॉज दे फोकस ऑन विनिंग द डैश ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, चलिए क्या होता है पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक तो होता है प्रॉपर टेरर अटैक, जो बाहर के देश के लोग हैं वो जब आपकी टेरिटरी में अटैक करते हैं। एक होता है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब है जो होम, मतलब जो आपके देश के ही लोग हैं, जब वो किसी मनमुटाव के कारण क्या करें, इस तरीके के इंसर्जेंट ऑपरेशंस करें या अटैक करें खुद ही के लोगों पर, दैट इज इंसर्जेंसी। और उसको काउंटर कौन करता है? इंडियन डिफेंस फोर्स करती है, राइट? द इंडियन डिफेंस फोर्सेस बेसिकली डू दैट। सो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। जो नॉर्मल, जो आम कन्वेंशन का मतलब होता है बेसिक, जो चला आ रहा हो, कन्वेंशन उसे बोलते हैं। तो जो वॉर्स होते हैं उनसे काफी अलग होते हैं। क्यों? बिकॉज जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है या किसी भी देश की फोर्स है, वो क्या फोकस करती है कि वो लोकल लोगों का क्या जीते? आप बताइए, वेल्थ जीतेगी, टेरिटरी जीतेगी? नहीं। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का तो मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टिलिटी का तो मतलब होता है जब कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है, जब कोई आपके अपोज में है, वो क्या जीतेंगे? हाथ जीतेंगे। किसका? लोकल पॉपुलेशन का। Instead of just capturing territory, security forces must dash a sense of safety and trust among civilians. See, security forces का सिर्फ फोकस वो टेरिटरी कैप्चर करना नहीं है जहां पे इंसर्जेंसी करने वाले जो इनफिल्ट्रेंट्स हैं वो बैठे हैं, बल्कि वहां के लोगों को, जो लोकल पीपल है ना, उनके बीच एक सेफ्टी और एक ट्रस्ट भी क्या करना पड़ता है? फौज को क्रिएट। तो क्या फौज या ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करने वाले सोल्जर्स हैं,
ये जो ट्रस्ट है, जो सेफ्टी है, उसको कम करेंगे, डिमिनिश करेंगे, इग्नोर करेंगे। अबॉलिश होता है किसी चीज को पूरी तरीके से कॉश कर देना, किसी चीज को हटा देना, खंडन कर देना। द राइट आंसर इज फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है स्टूडेंट स्ट्रेंथन, या फिर किसी चीज को इनहेंस करना या किसी चीज को बिल्ड करना। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ब्रावो। ठीक है, तो यहां पे फिल कर दीजिए चार्ली और यहाँ पे फिल करिए स्टूडेंट्स ब्रावो। आगे चलते हैं। दिस रिक्वायर्स सोल्जर्स टू बी नॉट ओनली कॉम्बैट रेडी बट ऑल्सो कल्चरली। अब कल्चरली क्या रहेंगे, वो सेंसिटिव ही तो रहेंगे, ताकि उनके जब कल्चर को समझेंगे, अगर उनके कल्चर से सोल्जर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो उनके कल्चर के प्रति अग्रेसिव है और अगर वो उनके कल्चर को इग्नोर कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, ऑब्लिवियस, तो भाई वो लोग कैसे कनेक्ट करेंगे डिफेंस फोर्सेस के साथ? तो द राइट आंसर इज सेंसिटिव। ठीक है, चलिए। हॉस्टाइल ग्रुप्स ऑफन हाइड विद इन द पॉपुलेस। ये हॉस्टाइल ग्रुप्स है ना, जो अक्सर इस तरीके के अटैक करते हैं, कहाँ छुपे रहते हैं? इसी पॉपुलेशन, इन्हीं लोकल जनता के बीच छुपे हुए रहते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डैश देम फ्रॉम इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये लोग लोकल लोगों के साथ ही उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना डिफरेंशिएट करना फोर्सेस के लिए। तो क्या आंसर होगा? डिफरेंशिएट। ठीक है, इंटीग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दैट इज टू कंबाइन। वेलकम भी नहीं होगा, रिक्रूट भी नहीं होगा। देयरफॉर इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस। इसलिए किस तरीके के ऑपरेशंस करे जाते हैं? इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस करे जाते हैं, बिकॉज ये क्रूशियल होते हैं, ये इंश्योर करते हैं दैट द फोर्स इज यूज्ड विद मैक्सिमम डैश टू अवॉइड एनी कोलैटरल डैमेज। तो ये क्या करते हैं? मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, मतलब फोर्स बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो सेल्फ कंट्रोल करे, उसी पे अटैक करे जो क्या है, जो इन हॉस्टाइल गैंग्स का एक हिस्सा है, ना कि लोकल पीपल को क्या हो, हानि हो। तो रेकलेसनेस तो दिखाएगी नहीं फौज। रेकलेसनेस का मतलब क्या है? रेकलेस होने का मतलब है केयरलेस होना, केयरलेसनेस। एक्सपेंशन का कोई सेंस ही नहीं है, डिले भी नहीं करेगी। ठीक है, तो भाई आपने थर्ड में क्या फिल करा? थर्ड में आपने ब्रावो फिल करा। फोर्थ में आपने क्या फिल करा? ब्रावो। एंड फिफ्थ ऑल्सो गोस फॉर ब्रावो। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ इट्स दिस पर्टिकुलर पैरा इज अबाउट मिसाइल्स। ठीक है, अब मिसाइल्स की बात हो रही है। अगर मैं मिसाइल की दो बेसिक कैटेगरी की बात करूं, एक होती है बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। उसी पे बेस्ड एक पैसेज हम करने वाले हैं। लेट्स डू इट। द एडवेंट ऑफ, अच्छा एडवेंट क्या होता है? किसी चीज का इंसेप्शन होना या किसी चीज का शुरुआत। ठीक है, the advent of hypersonic missiles has dashed the global balance of power by rendering traditional missiles defense system almost obsolete. सबसे पहले obsolete का मतलब देखते हैं। The things which are no more in use, the things which are no more in use। इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। अब सबके घर में इन्वर्टर्स है, राइट? पहले लोग लालटेन या फिर कैंडल्स को यूज करते थे अपने घर में जब लाइट चली जाती थी उजाला करने के लिए। ठीक है, या अंधेरे को बेसिकली भगाने के लिए, राइट? बट अभी इन्वर्टर्स की वजह से जो लालटेन है या जो टॉर्च है वो थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई है ना। ऐसा नहीं है यूज में नहीं आती, बट बहुत ही ज्यादा अब यूज में नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला फिल करते हैं। अब एक आप बात बताइए, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई मिसाइल आती है, तो वो ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्या करके रख देगी? हिलाकर रख देगी, डिसरप्ट करके रख देगी। ठीक है, इग्नोर नहीं होगा, सिंप्लीफाइड नहीं होगा। स्टेबलाइज करने की तो बात भाई कहीं से लेके कहीं तक हो ही नहीं सकती। मिसाइल कैसे स्टेबलाइज कर सकती है, राइट? एनीवे, आगे चलते हैं। अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं है ये, उनसे हट के है। These weapons travel at speeds exceeding Mach 5 and can dash mid flight. ये मिड फ्लाइट क्या कर सकती है? क्रैश कर सकती है? नहीं। खुद कैसे क्रैश हो जाएगी? स्टॉल करेगी, फ्रीज हो जाएगी? नहीं, मनूवर कर सकती है। ठीक है, मनूवर इज दी
वे ऑफ मूवमेंट, राइट? तो ये बहुत सारे क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। दिस मेक्स देयर ट्रेजेक्ट्री हाईली डैश, गिविंग द टारगेट वेरी लिटिल टाइम टू रिएक्ट। तो भाई पता है इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना, क्योंकि इसमें इतना मनूवर ये कर सकती है, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना बहुत इरेटिक है। अब इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, और ये जितना अनप्रिडिक्टेबल होगी उतना ही टारगेट इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और टारगेट फाइनली क्या हो जाएगा, इससे बर्बाद हो जाएगा जब इसे हिट करेगी। तो प्रिडिक्टेबल थोड़ी होगी, विजिबल थोड़ी होगी, लीनियर थोड़ी होगी कि ऐसे आराम से लीनियर तरीके से उड़ के आ रही है। तो ऐसे तो कोई भी टारगेट इसको देख लेगा, जिस टारगेट को हिट करना है वो इसको डिटेक्ट करके आराम से इस पे क्या कर देगा, बैकफायर कर देगा। तो कैसी है, इरेटिक है इसकी ट्रेजेक्ट्री, मतलब ये कमाल की मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई टारगेट को बहुत ही मतलब ना के बराबर टाइम मिलता है, लिटिल मतलब ना के बराबर टाइम मिलता है रिएक्ट करने के लिए। टू काउंटर सच थ्रेट्स मेनी नेशंस आर नाउ इन्वेस्टिंग इन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स सच एज लेजर्स व्हिच कैन स्ट्राइक एट द स्पीड ऑफ लाइट। However, the high cost of dash and the requirements for massive power sources remain significant challenge. हालांकि देखिए सारे देश अब चाह रहे हैं कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास भी हो जो मैक 5 या उससे ज्यादा की स्पीड से क्या करे, ट्रैवल करे। लेकिन क्या ऐसा करना आसान है? अरे भाई सिंपल सी बात है, ऐसी टेक्नोलॉजी तो बहुत महंगी होगी और इसको डिप्लॉय करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिप्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिमोलिशन नहीं होगा, हम ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल को डिसरप्ट क्यों करेंगे? डिमोलिशन का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, उसको निग्लेक्ट क्यों करेंगे? और भाई उसके रिटायरमेंट की बात, अभी तो इंडक्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो डिप्लॉय होने की बात हो रही है, राइट? और फिफ्थ क्या हो जाएगा, एज द आर्म्स रेस मूव्स इनटू द realm of high tech automation, the need for dash in developing these systems has become a top प्रायोरिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब आप क्या करेंगे, इनोवेशन की तो बात करेंगे ना, इमिटेशन तो होता है नकल उतारना, हेजिटेशन, स्टैग्नेशन का तो कोई बेसिकली मतलब आप ऑप्शन को भी देख के स्टूडेंट्स आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। बहुत स्कोरिंग होता है ये टॉपिक, मुझे लगता है आपको भी इसको करते हुए रियलाइज हो रहा होगा कि आई कैन डू इट, ये हो जाएगा मुझसे, नहीं? चलिए फिफ्थ कर लेते हैं। अब फिर से एक इंफॉर्मेटिव आपके पास मिनी पैराग्राफ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस। सबसे पहले मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है। इफ यू आर डेटरिंग समथिंग, आप किसी चीज को टाल रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, so the concept of deterrence in modern geopolitics is an intricate, अच्छा students, what is the meaning of intricate? Intricate का मतलब होता है something which is very complicated. इंट्रिकेट डिटेल्स का मतलब बहुत ही सूक्ष्म डिटेल्स, जिसमें बहुत ज्यादा आपको क्या करना होगा, बेसिकली ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, ठीक है। तो वो डिटेल्स अक्सर इंट्रिकेट होती हैं। ऑफ साइकोलॉजिकल पोस्चरिंग एंड मटेरियल स्ट्रेंथ। चलिए अब बात हो रही है कि ये जो डेटरेंस है ना, अगर मैं बात करूं मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की, तो ये क्या है, एक इंट्रिकेट डैश है साइकोलॉजिकल पोस्चरिंग और मटेरियल स्ट्रेंथ का। अब देखिए क्या आंसर है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ट्रिवियल मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई चीज पेटी है, कोई चीज क्या है, यूजलेस है, काम की नहीं है, उसको बोलते हैं ट्राइवैलिटी। डाइकोटमी, डाइकोटमी का मीनिंग होता है, अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन। रिग्रेशन का क्या मतलब होता है, रिग्रेशन का मीनिंग होता है किसी चीज का वापस से उत्पन्न होना, ठीक है। कोई चीज जो एकदम से वैनिश हो गई थी उसका उत्पन्न होना, ये सेंस ही नहीं है, ये तीनों सेंस तो ये है। ये क्या, मैं बताती हूँ। ये जो डेटरेंस है ये कॉम्बिनेशन है। अमेल्गम का क्या मतलब होता है, अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से आपने पढ़ी है तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टूडेंट्स अमेल्गमेशन का। अमेल्गमेशन में बेसिकली मर्करी को किसी और मेटल के साथ कंबाइन किया जाता है। So this psychological posturing and material strength is a combination, and that too an intricate combination, ठीक है। और इसी को बोलते हैं deterrence। चलिए, it relies on the premise, premise मतलब होता है student, basis, आधार, किसी चीज का आधार, that an adversary, adversary का मतलब होता है student, दुश्मन, ठीक है, will refrain from aggression if the perceived costs are dash। अच्छा क्या लगता है आपको, negligible? बिल्कुल नहीं, negligible मतलब ना के बराबर। डिस्काउंटेड, जिसको काउंट ही नहीं करना, डिस्काउंटेड, या फिर डिस्काउंटेड का दूसरा मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी आप अच्छे से जानते हैं, दैट इज डिस्काउंट, दैट इज किसी चीज को फ्री कर देना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज नॉमिनल, तो नॉमिनल भी नहीं होगा, एक्सॉर्बिटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सॉर्बिटेंट? मोर देन रिक्वायर्ड या मोर देन
डिजायर्ड। कई बार हम बोलते हैं ना यार मैं ये नहीं खरीद सकता, इसके चार्जेस बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, हद से ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर दिस इक्विलिब्रियम इज इंक्रीजिंगली डैश बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ये जो इक्विलिब्रियम है ना थोड़ा खतरे में है, और खतरे के लिए टर्म होती है जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज इज टू पुट समथिंग इन डेंजर, ठीक है, किसी चीज को डेंजर में डालना, खतरे में डालना। फोर्टिफाई करना तो होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, मैंने बोला आपको अपने करियर को फोर्टिफाई करना होगा, दैट इज इसको स्ट्रेंथन करना होगा। इनहैंस, सिंक्रोनाइज का सेंस नहीं है, वैलिडेट का सेंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक सोवरेन नेशंस दीज ग्रुप्स आर ऑफन डैश टू द थ्रेट ऑफ कन्वेंशनल। पता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनसे कोई बदला लेगा ना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर बेसिकली यू कैन से नॉनशलांट। इम्परवियस होता है इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल, ठीक है, या फिर इम्पेनिट्रेबल के अलावा आप वर्ड क्या बोल सकते हैं, दैट दे आर इनडिफरेंट, दे आर इनडिफरेंट, ठीक है। चलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ससेप्टेबल पता है क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ इम्परवियस। ससेप्टेबल का मतलब है जिन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, जिन लोगों को किसी भी चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, ठीक है। वल्नरेबल नहीं होगा, सेंसिटिव नहीं होगा। भाई ये ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं, ससेप्टेबल, वल्नरेबल या सेंसिटिव, ठीक है। चलिए Consequently, intelligence agency must now adopt a more dash approach। देखिए ये जो भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या कोई ये लैकेडेसिकल अप्रोच, लैकेडेसिकल इज केयरलेस, लापरवाह अप्रोच अपनाएगी? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले पीछे देखेगी, फिर उसका असेसमेंट करेगी, एनालिसिस करेगी? नहीं भाई, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। डोरमेंट है क्या इंटेलिजेंस सर्विसेज? नहीं। क्या ये इनएक्टिव है? नहीं, ये तो बहुत ही प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट टू फिफ्थ, मतलब बहुत ही मेटिकुलस है, तैयार है, पहले से क्या है, रेडी है, सारा असेसमेंट करके तैयार बैठी है, ठीक है। सो ये है आंसर, याद रखिएगा, अच्छा है। चलिए वी हैव डन हाफ ऑफ इट। 5 क्लोज टेस्ट और हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। इन दी realm ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी, सी सबसे पहले ये क्या होता है, ये होता है राज्य, ठीक है। जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें सॉफ्ट पावर क्या हो गई है, हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल। सी इंडिस्पेंसिबल अच्छा वर्ड है, इसको समझते हैं। द थिंग्स विदाउट विच यू कैनॉट लिव। जैसे किसी भी ह्यूमन के लिए उसकी फैमिली एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये जो सॉफ्ट पावर है ना, ये बहुत अब जरूरी है, ये इंडिस्पेंसिबल हो गई है। मतलब इसके बिना तो ग्लोबल डिप्लोमेसी का काम ही नहीं चलने वाला। और ये एक इंडिस्पेंसिबल हिंड्रेंस होगी? नहीं भाई, क्या इंडिस्पेंसिबल? अगर कोई चीज बहुत ही जरूरी है तो वो रोड़ा कैसे हो सकता है रास्ते का, वो ऑब्स्टिकल कैसे हो सकता है, वो कोई बाय प्रोडक्ट, कोई दूसरा सेकेंडरी हिस्सा कैसे हो सकता है, वो कोई ऑब्स्टिकल कैसे हो सकता है? द राइट आंसर इज इंस्ट्रूमेंट। अब समझते हैं कि वो इतना इंपॉर्टेंट टूल या इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्यों है। क्योंकि जो नेशंस होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस चाहते हैं एक दूसरे का। देखिए ना, जब बात आती है इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो वो नहीं चाहते कि हम जोर जबरदस्ती से किसी से कुछ करवाएं। कोअर्जन का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, कोअर्जन इज बाय फोर्स, ठीक है। अनलाइक मिलिट्री माइट, जैसे मिलिट्री में तो माइट दिखाई जाती है ना, आप जोर जबरदस्ती करते हैं, वॉर करते हैं, सामने वाले को डिफीट कर देते हैं। तो वहां पे, यहाँ ग्लोबल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो भाई आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, आपको मैनिपुलेट करना, आपको परसुएड करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए सो इट अनलाइक मिलिट्री पावर, मतलब मिलिट्री पावर की तरह नहीं, इसको क्या करना होता है, इसको रिलाई करना होता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी रिलाइज ऑन द डैश ऑफ अ कंट्रीज कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज एंड फॉरेन पॉलिसीज। भाई आप एक बात बताइए, अगर आप किसी को सॉफ्ट पावर से अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने देश की तरफ, तो आप क्या करेंगे? अपने कल्चर की बात करेंगे, वैल्यू की, अपनी फॉरेन पॉलिसीज को क्या करेंगे? पब्लिसाइज। तो भाई अल्योर आएगा। अल्योर मतलब होता है अट्रैक्ट करना। अल्योर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करना। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योर मतलब एनीथिंग विच इज अननोन, एनीथिंग विच इज वेरी वेग, ठीक है, अनक्लियर। रिपल्जन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
However, the effectiveness of soft power is often dashed by internal political instability or perceived hypocrisy on the world stage. See, लेकिन क्या हमेशा सॉफ्ट पावर हेल्प ही करती है ग्लोबल डिप्लोमेसी में? ऐसा नहीं है. इमेजिन करिए कि आपके खुद के देश में कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो भाई वहां पे क्या होगा? इवन सॉफ्ट पावर भी ज्यादा हद तक काम नहीं आएगी. तो सॉफ्ट पावर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इरोड हो जाएगी, एम्पलीफाई तो नहीं होगी. अगर आपके देश में इंटरनल इंस्टेबिलिटी है तो सॉफ्ट पावर बढ़ेगी कैसे? ना एम्पलीफाई भी नहीं होगी. कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या कंबाइन होना, ना वैलिडेट होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फॉर अ नेशन टू सक्सेसफुली डैश इट्स इमेज, अब आप अपनी दूसरे देश में क्या करेंगे? इमेज को बर्बाद करेंगे क्या? टार्निश करेंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, डिसरप्ट करेंगे, कंसील छुपा के रखेंगे? नहीं, आप तो प्रोजेक्ट करेंगे ना. देयर मस्ट बी अ कंसिस्टेंट अलाइनमेंट बिटवीन इट्स रेटरिक एंड इट्स डोमेस्टिक एक्शन. मतलब कहने वाले और करने वाले एक्शन सेम होने चाहिए. Ultimately, the ability to build long-lasting alliances depends more on mutual dash and shared economic interest than on the threat of sanctions. मतलब म्यूचुअल क्या होनी चाहिए? शक होना चाहिए दो देशों के बीच या बहुत सारे देशों के बीच. क्या दुश्मनी होनी चाहिए? क्या आइसोलेशन? अलग अलग नहीं भाई, एक रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए. रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है आदान प्रदान. मतलब अगर मैं आपकी तरफ काइंडनेस दे रही हूं तो आपको भी मेरी तरफ काइंडनेस को रेसिप्रोकेट, दैट इज टू गिव समथिंग बैक. Okay, so that's a very informative as well as interesting close test. ठीक है, चलिए अभी करते हैं 7th को फिर से. Just give me a minute. चलिए. Data has become the most dash asset of the modern economy. अब क्या लगता है आपको? चलिए पहले कुछ वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं, बिकॉज अब जो मैंने क्लोज टेस्ट रखे उसके ऑप्शंस भी थोड़े टिपिकल वर्ड्स हैं उसमें, तो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया, ऑब्सोलीट, नॉट इन यूज एनीमोर, abundant is more than desired. कहते हैं ना, सब कोई जैसे आप कह सकते हैं अंबानी हैज abundant wealth, बहुत पैसा है, राइट. नेग्लिजिबल इज नेक्स्ट टू नथिंग, ना के बराबर. अब आप एक बताइए बात मुझे, डेटा आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ना, क्या वो ऑब्सोलीट हो गया है? नहीं, वो क्या है? एक कोविटेड एसेट है. अब मैं इस वर्ड का मतलब बताती हूँ. डिजायर्ड, कोविटेड वो चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर उनको पाने की इच्छा क्रिएट करती है. आप बेसिकली और डिजायर करते हो, मतलब एक सेंस ऑफ जेलेसी. मतलब इफ समवन इज फीलिंग कोविटेड बाय समवन एल्स, इट मींस हल्की सी एक जेलेसी, एक डिजायर है सामने वाले के अंदर कि यार ये जो चीज इसके पास है मेरे पास भी होनी चाहिए. तो आंसर क्या है? कोविटेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑफन कंपेयर टू ऑयल इन इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, मतलब जो डेटा है वो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिजायर्ड एसेट है. हर कोई चाहता है कि उनके पास डेटा हो. ठीक है, चलिए. However, a raw data is useless unless it is dashed into actionable intelligence through sophisticated analysis. अब आप एक बात बताइए, अगर आपके पास बहुत सारा ओर है और आपको उसको मिनरल में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो आप उस ओर का करेंगे क्या? आप समझ रहे हैं? वैसे ही अगर आपके पास एक रॉ डेटा है और आपने उसको सिंथेसाइज नहीं किया है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है. तो क्या आएगा आंसर? आप डिस्कार्ड थोड़ी कर देंगे रॉ डेटा को. आप रॉ डेटा को इग्नोर भी नहीं करेंगे, ना उसको स्कैटर कर देंगे. उसको आप बिखरा क्यों देंगे? आप क्या करेंगे? उसको सिंथेसाइज करेंगे, उसको चैनलाइज करोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, corporations now invest heavily in protecting their digital trade secrets, as any dash of their servers can lead to massive financial losses. अब भाई कॉर्पोरेशन को ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो
सीक्रेट्स है ना, या जो उनके सर्वर्स हैं वो क्या ना हो जाएं। अब देखिए, सर्वर्स को आप फोर्टिफाई थोड़ी करोगे, बिल्ड थोड़ी करोगे, स्ट्रेंथ करोगे। इनफैक्ट अगर आप सर्वर्स को फोर्टिफाई करते हो, अगर उसको स्ट्रेंथन करते हो, तो आपका डेटा कभी ब्रीच ही नहीं होगा ना। यहाँ मैं बात कर रही हूँ डेटा लीक होने की, ब्रीच होने की, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, सीक्रेट्स क्या नहीं होने चाहिए, बाहर रिवील नहीं होने चाहिए। आप ब्रीच का यहाँ कह सकते हैं लीक, ठीक है। अपग्रेड और रिपेयर की तो कोई सेंस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर मोर कहते हैं, इसके अलावा द एथिकल यूज ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन हैज बिकम अ डैश फॉर ग्लोबल रेगुलेटर्स। कहते हैं कि जो एथिकल यूज है ना कंज्यूमर इंफॉर्मेशन का, ये क्या बन गया है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी रिवील कर दूं, या कोई भी सर्वर कोई इंफॉर्मेशन रिवील कर देगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो ये तो क्या है, ये कंज्यूमर इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रेगुलेटर्स के लिए। तो क्या ये ट्रिवियल है, ये तो इसका ऑपोजिट है। द राइट आंसर इज पिविटल। पिविटल का क्या मतलब होता है, जो एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिविट क्या होता है, जो कि दो चीजों को या किसी एक चीज को बीच में बैलेंस करता है, द मेन पॉइंट। एंड मेन पॉइंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज अ पिविटल थिंग। सो द राइट आंसर इज पिविटल। फॉर अ डिजिटल इकोनॉमी टू थ्राइव, अच्छा थ्राइव करने का मतलब होता है टू सस्टेन और टू ग्रो। There must be a balance between innovative and dash of। अब इंडिविजुअल की प्रिवेसी को क्या आप वॉयलेट कर दोगे, क्या आप उसकी प्रिवेसी को इग्नोर कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे, या उसको इरोड कर दोगे। आप उसकी प्रिवेसी को बेसिकली प्रेजर्व करोगे। क्या करोगे, उसका प्रेजर्वेशन करोगे, ठीक है। चलिए, तो हो गया यहाँ पे किसकी, ये भी एक इंफॉर्मेटिव पैसेज था। अगर आप टोन समझ गए तो आप ऑप्शंस के थ्रू सही आंसर बहुत इजीली मार्क कर सकते हो। एक और चीज स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लोज टेस्ट के बारे में, कि कई बार क्लोज टेस्ट में आपको ब्लैंक 2 का आंसर या तो इससे पहले या इसके बाद मिल सकता है। क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे स्टक हो गए हैं, तो आप शुरू की 2 और बाद की 2 लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उससे हिंट मिलेगी, ठीक है। तो ये टेक्निक आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। चलिए अगला देखते हैं, विच इज 8th। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसके वर्ड्स आपको टफ लग सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाऊंगी। द बर्जियोनिंग फील्ड, बर्जियोनिंग इज जो एक्सपैंड हो रहा है। बर्जियोनिंग का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो भाई कौन से फील्ड की बात हो रही है जो धीरे धीरे फैलता ही चला जा रहा है, फैलता ही चला जा रहा है, स्पेस, ठीक है, स्पेस की बात हो रही है। और आपने देखा भी होगा ना, इंडिया भी बहुत से स्पेस मिशंस करता है। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये अगेन टफ वर्ड है, इसका मतलब होता है लॉ। देखिए, जब आप लॉ को स्टडी करते हैं ना, उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली लॉ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्पेस की लॉ की बात हो रही है। मतलब ये लाइन ये कहना चाहती है कि द बर्जियोनिंग फील्ड ऑफ स्पेस ज्यूरिस्प्रूडेंस इज करेंटली ग्रैपलिंग विद द डैश ऑफ अप्लाइंग टेरेस्ट्रियल लॉज। मतलब जो स्पेस की नॉलेज है ना, जो स्पेस की स्टडी है, वो अभी क्या कर रही है, ग्रैपल। अच्छा पहले ग्रैपल समझते हैं। ग्रैपल मतलब होती है मुठभेड़, टू फाइट। ऐसे अगर 2 बॉक्सर्स आपस में ग्रैपल कर रहे हैं, आप समझ गए, मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेसिकली लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ समझौता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ना, इसकी जो स्टडी है, या जो इसका पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसका जो भी पूरा मैं कह सकती हूँ, आप अगर मैं एक हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज करूं, इसका जो पूरा आधार है ना, वो अभी भी क्या कर रहा है, टेरेस्ट्रियल लॉज के साथ कहीं ना कहीं झड़प में है। अब टेरेस्ट्रियल लॉज क्या है, टेरेस्ट्रियल इज रिलेटेड टू टेरिटरी, और टेरेस्ट्रियल इज मोर रिलेटेड टू, अगर मैं टेरिटरी से ना समझाऊं, मैं आपको अगर समझाऊं, चलिए एक प्लैनेट का एग्जांपल लेते हैं। आपको भी पता है द इनिशियल 4 प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द अदर 4 आर जोवियन, लाइक जोवियन प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जिसमें क्रस्ट होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम किसी प्लैनेट के क्रस्ट पे हैं और फिर अगर कोई स्पेस की बात करें, तो जो दोनों जगह का आधार है, जो दोनों जगह का
जुरिस्डिक्शन है वो काफी डिफर करेगा, दोनों जगह पे अलग अलग लॉज होंगे, अलग अलग तरीके से चीजें होंगी, राइट। तो उसी की बात हो रही है। टू एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मतलब आपस में अभी भी हम स्पेस के सेक्टर में बहुत कुछ कर रहे हैं, स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन अभी भी जो टेरेस्ट्रियल लॉज है वो बहुत अलग है स्पेस के लॉज से। एज प्राइवेट, अच्छा अभी पहले भरना है विद द डैश ऑफ अप्लाइंग। अब क्या है, अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों स्पेस और जो हमारी टेरेस्ट्रियल जो हमारा क्रस्ट है वो हार्मनी में है, क्लैरिटी में है, नेग्लिजेंस में है, सिंप्लिसिटी में नहीं? कोनंड्रम, अब इस वर्ड का मतलब देखिए, PYQ भी है स्टूडेंट्स। कोनंड्रम मतलब होता है केओस एंड कंफ्यूजन। केओस एंड कंफ्यूजन मतलब आपस में अभी स्पेस में और जो आपकी टेरेस्ट्रियल या आपका जो क्रस्ट है, जो आपका लैंड है, उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा अभी भी कंफ्यूजन है, दोनों चीजें काफी अलग है, केओस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एज प्राइवेट कॉर्पोरेशंस एक्सेलरेट देयर प्लान्स फॉर लूनर माइनिंग, लूनर क्या है, लूनर आपको पता ही है, रिलेटेड टू मून। बहुत सी ऐसे प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैं जिन्होंने अपने प्लान को बढ़ा दिया है, एक्सेलरेट कर दिया है, ठीक है, लूनर माइनिंग कर रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ रिसोर्स ओनरशिप हैज बिकम अ डैश पॉइंट ऑफ कंटेंशन अमंग ग्लोबल पावर्स। हालांकि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग क्या कर रही हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन या लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाता है, कॉर्पोरेशंस के बीच में इसी चक्कर में काफी ये देखो कंटेंशन हो जाता है, ठीक है, काफी आंकड़ा 36 का आंकड़ा हो जाता है, ठीक है। एक बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है एक फसाद की जड़ है, मतलब, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आप 2 को अगर भरे, हैज बिकम अ मेजर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिविटल पॉइंट। माइनर या ट्रिवियल ये तो बिल्कुल कट गया, सेटल्ड भी नहीं होगा। अगर पॉइंट सेटल हो जाता तो आपस में कंटेंशन होती ही क्यों, आपस में हेट्रेड होती ही क्यों, नेग्लिजिबल भी नहीं होगा। अगला देखिए, among global powers. While the 1967 Outer Space Treaty prohibits national appropriation, it remains dash regarding the rights of commercial entities to extract and sell minerals. देखिए भाई, एक ट्रीटी साइन होती है 1967 में, आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोहिबिट ट्रीटी उसका नाम था, और वो ट्रीटी प्रोहिबिट करती है, मतलब प्रोहिबिट करना मतलब बैन करती है, ठीक है, कुछ नेशनल अप्रोप्रिएशन को। मतलब ये जो बेसिकली कमर्शियल एंटिटीज है ना, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, क्या वो एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, मिनरल्स को सेल कर सकती हैं, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, ये अभी भी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। ट्रांसपेरेंट करा है इस ट्रीटी ने, क्या इस ट्रीटी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल भी, डेफिनेटिव भी नहीं किया, तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस लीगल वैक्यूम हैज लेड टू फियर्स ऑफ अ न्यू गोल्ड रश दैट कुड डैश द स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब होगा क्या, इस कंफ्यूजन की वजह से जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है वो क्या हो जाएगी, अंडरमाइन, मतलब बॉल्स्टर, स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं होगी ना, रीइंफोर्स भी वही होता है, कंसोलिडेट, नरिश। ये तो इनफैक्ट क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रही है क्या, स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। कोई भी एक साथ नहीं करना चाहता है स्पेस मिशंस, राइट। To prevent such a scenario, legal scholars are calling for a more dash framework. अब कैसा फ्रेमवर्क आना चाहिए, लेंदी, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल हो। फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों में आएगा क्या अग्रीमेंट, नहीं। क्या आइसोलेटेड अग्रीमेंट, रेस्ट्रिक्टिव फ्रेमवर्क आएगा। शैलो, शैलो का क्या मतलब होता है, सरफिशियल, नहीं भाई, हमें कैसा फ्रेमवर्क चाहिए, हमें एक ऐसा ढांचा चाहिए जो बहुत ही क्या हो, बहुत ही ज्यादा बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव हो, डिटेल्स, फुल ऑफ डिटेल्स हो, जहां पे हर एक चीज क्या हो, बहुत ही क्लियर हो, क्योंकि अभी क्या है, एम्बिग्विटी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है। लेट्स डू द 9th वन, ओके। चलिए, थोड़ा सा लेंथी है, लेंथ देख के बिल्कुल भी क्लोज टेस्ट को जज नहीं करना होता है। कई बार ये जो बहुत लेंथी क्लोज टेस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि इसमें वर्ड ज्यादा है तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, इनको सॉल्व करना आसान है। क्लोज टेस्ट जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही कंसाइज होते हैं, वो कई बार डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज इसमें वर्ड्स कम है, आप उसको समझ नहीं पाओगे डेप्थ में, और वो दिक्कत कर सकते हैं। तो एक बार इसको करते हैं। इन दी कंटेम्पररी एरा, कंटेम्पररी का मतलब होता है सेम टाइम, बिलोंगिंग टू सेम टाइम, ठीक है।
चलिए, इन द कंटेम्प्रेरी एरा, अभी के एरा में क्या चल रहा है? द ट्रेडिशनल डैश ऑफ एजुकेशन एज अ परस्यूट ऑफ विजडम हैज बिन इंक्रीजिंगली ओवरशैडोड बाय अ प्योरली यूटिलिटेरियन आउटलुक। ठीक है, अभी के समय में जो ट्रेडिशनल डैश ऑफ एजुकेशन है, अब देखिए आर्केटाइप, आर्केटाइप का मतलब होता है सिंबल, ठीक है, जो किसी चीज को दर्शाए, और यहाँ पे ट्रिवियलिटी की बात नहीं हो रही, फ्रेगमेंट की बात नहीं हो रही, रिजेक्शन की बात नहीं हो रही। ठीक है, कहते हैं अभी के समय में जो सिंबल है ना ट्रेडिशनल एजुकेशन का, एज अ परस्यूट ऑफ विजडम हैज इंक्रीजिंगली ओवरशैडोड बाय अ प्योरली। अब देखिए यूटिलिटेरियन का क्या मतलब होता है? कुछ चीजें जो यूटिलिटी से रिलेटेड होती है, मतलब उनमें भले ही आउटर अपीयरेंस नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल लूं कि आप मैथ सॉल्व कर रहे हो ना, और आपके पास एक रफ कॉपी है, तो भाई उस रफ कॉपी के जो पेजेस हैं बड़े रफ हैं, बट आपको क्या करना है उससे? अगर वो आउटर अपीयरेंस उसकी अच्छी नहीं है, आपको तो एक रफ नोटबुक ही चाहिए जिसमें आप मैथ सॉल्व कर सके, जिसमें आप बहुत कटिंग कर सके, बहुत सारे क्वेश्चंस को, लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, तो उसे बोलते हैं। सो द थिंग्स ऑफ यूटिलिटी, द थिंग्स ऑफ यूटिलिटी आर नोन एज द थिंग्स ऑफ यूटिलिटी एंड नॉट ऑफ आउटर अपीयरेंस इज नोन एज यूटिलिटेरियन। ठीक है, तो अब क्या होने लगा है ना, ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो एक सिंपल सी बात है, परसूट का मतलब होता है किसी चीज को चेज करने के लिए अपनाया हुआ रास्ता। ठीक है, सो द पाथ और द वे दैट यू बेसिकली यूज टू चेज समथिंग। तो पहले विजडम को प्राप्त करने का तरीका या पहले का सिंबल बहुत ही अलग था, अब उस सिंबल को ओवरशैडो कर दिया है, मतलब पीछे छोड़ दिया है किसने? अब लोग विजडम के पीछे नहीं भागते, अब लोग अपने मतलब के लिए, मतलब सेल्फिश जो उनके, या फिर जो कहते हैं ना उनकी यूटिलिटी के लिए जरूरी है, उस तरीके की एजुकेशन को अब प्राप्त करते हैं, ना कि विजडम प्राप्त करने के लिए भागते हैं। Schools and universities are often viewed as mere factories designed to produce a workforce that is technically proficient but intellectually, मतलब क्योंकि अब लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को विजडम से तो मतलब है नहीं। तो भाई ये स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज को क्या समझते हैं? पहले के बच्चे आदर करते थे, सम्मान करते थे अपने गुरु का, अपने स्कूल का, लेकिन अब क्या सोचते हैं कि भाई अपना काम निकल जाए फिर बस सारा काम हो ही जाएगा। तो स्कूल को और यूनिवर्सिटीज को एक नियर मतलब होता है ओनली, फैक्ट्री की तरह देखते हैं। जो फैक्ट्री क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है वर्कफोर्स को, जो कि टेक्निकली तो शायद प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट का मतलब है केपेबल, ठीक है, या अडेप्ट तो है, बट इंटेलेक्चुअली कैसे है? वैक्वस। अब मैं वैक्वस का मतलब समझाती हूँ। वैक्वस मतलब खाली, वैक्वस मतलब वॉइड, अंदर से इंटेलेक्ट उनकी कुछ भी नहीं है, रट्टू तोते की तरह सब क्या कर रहे हैं? पढ़ते चले जा रहे हैं। एनरिच मतलब तो होता है एनहांस करना, रॉबस्ट मतलब होता है पावरफुल, और रेजिलेंट मतलब होता है जो अपने सेटबैक से वापस ऊपर उठ के आते हैं। ठीक है, सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ के जो ऊपर उठ जाता है उसे बोलते हैं रेजिलेंट। ठीक है, सो दिस शिफ्ट हैज लेड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ह्यूमैनिटीज। अब लोगों में क्या नहीं बचती, क्या नहीं है? ह्यूमैनिटीज नहीं है, विच आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर मॉरल डिसर्नमेंट। अब क्या है भाई, अब सब इसको मतलब ना सब अपने मतलब के लिए जा रहे हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में तो लोगों में एम्पैथी नहीं रही, लोगों में अब ह्यूमैनिटी नहीं रही, और ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी तो क्या लैक करेगा? आप बताइए, जो मॉरल वैल्यूज है, जो मॉरल डिसर्नमेंट है, भाई अब आप किसी की मदद ही नहीं करेंगे, आप अपने मतलब से स्कूल जाएंगे, स्कूल से आप वापस आ जाएंगे, आप किसी का आदर नहीं करेंगे, आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको विजडम नहीं चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको कुछ अपने पर्पस के लिए जो आप बनना चाहते हैं सिर्फ उतना आपको मतलब निकालना है। तो इससे आपकी मॉरल जो डिसर्नमेंट है, डिसर्नमेंट क्या होता है? वाइज जजमेंट। ठीक है, डिसर्नमेंट मतलब जज करने की क्षमता, वो लैक करेगा। नेग्लिजेंस नहीं होगा, फटीग नहीं होगा, अपैथी नहीं होगा। अपैथी मतलब होता है किसी के प्रति इनडिफरेंस, जब आपको कोई फर्क ना पड़े सामने वाले से, सामने वाला दुख में हो, दर्द में हो, आपको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदाउट अ ग्राउंडिंग इन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लिटरेचर, मतलब भाई आजकल के बच्चों को कुछ भी, इनका कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इनका कुछ भी रूट्स नहीं है, हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, वो लैक करते हैं टूल्स टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास पोस्ड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आपको क्या लगता है, जो टेक्नोलॉजी या जो आपका इंटेलेक्ट डेवलप
खराब हो रहा है, क्या इसमें आपको एथिकल डिसर्नमेंट की जरूरत नहीं है? क्या आपको जजमेंट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक चीज की कमी होती जा रही है, वो जिस एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। कई बार होता नहीं यार मैं इसकी मदद करूं ना करूं, यार मुझे इसको नोट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, कल तो मेरा एग्जाम है, इसको मैं नोट्स क्यों दूं? क्योंकि आप यूटिलिटी, आप अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं। तो आप ऐसे अक्सर एथिकल डिलेमा में फंसते रहते हैं इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चक्कर में। फर्दर मोर, मतलब और कहना चाह रहा है ऑथर कुछ, द कमोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग हैज टर्न स्टूडेंट्स इनटू कंज्यूमर्स। मतलब इतना ज्यादा कमोडिफिकेशन कर दिया गया है, इतनी ज्यादा कमोडिटीज प्रोवाइड करा दी गई है, भाई ये भी खरीदना पड़ेगा वो भी खरीदना पड़ेगा, कि अब क्या हो गया, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कम कंज्यूमर ज्यादा बन गया है। तो स्टूडेंट भी अब बड़ा अवेयर हो गया है, मैं इसको खरीदूं ना खरीदूं, क्या मुझे इसमें पैसे डालने चाहिए नहीं डालना चाहिए, ये कोर्स वो सिलेबस ये बुक्स ये सब हो गया है। A change that threatens to dash the sacred bond between teacher and pupil। मतलब अब क्या हो गया है ना, अब स्टूडेंट शक करता है, अगर टीचर कुछ कहता है कि भाई ये कोर्स ले लो, ये बुक ले लो या ये, तो स्टूडेंट अक्सर सोचता है कि ये तो अपना बिजनेस चला रहा है, मैं ये मुझे एज अ कंज्यूमर लूटना चाह रहा है। तो स्टूडेंट और टीचर का वो जो रिलेशनशिप है, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल होता है डिसाइपल। डिसाइपल और प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य, अच्छा वर्ड है, फॉलोअर। तो इससे रिश्ता भी खराब हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है वो कंज्यूमर है और पढ़ाई का अब क्या कर दिया गया है, कमोडिफिकेशन। टू प्रिवेंट अ टोटल डिक्लाइन इनटू नैरो स्पेशलाइजेशन, इट इज वाइटल टू डैश अ होलिस्टिक, हमने कोई छोड़ भी दिया है आई थिंक, ओके ये छूट रहा है, अ चेंज दैट थ्रेटन्स टू डैश। अब ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट के और टीचर के रिश्ते को क्या स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बॉल्स्टर कर रहा है। बॉल्स्टर करना मतलब स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना। क्या रीइंफोर्स कर रहा है, फिर से क्या उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है, क्या कंसोलिडेट कर रहा है। ये तीनों तो बॉल्स्टर, रीइंफोर्स और कंसोलिडेट तो एक दूसरे के सिनोनिम है। द राइट आंसर इज इरोड कर रहा है, खोखला करता जा रहा है टीचर के और शिष्य के रिश्ते को, गुरु और शिष्य के। To prevent a total decline into narrow specialization, it is vital to dash a holistic curriculum, the values of development of the soul as much as the acquisition of marketable skill। चलिए मैं मानती हूँ कि आपको एक्वायर करनी है मार्केटेबल स्किल्स, लेकिन भाई ये भी तो जरूरी है कि ये जो पहले का पुराना तरीका चला आ रहा है करिकुलम का, उसको फिर से वापस से जिंदा करा जाए। दैट इज रिससिटेट, व्हाट अ गुड वर्ड। रिससिटेट मतलब रिवाइव, रिससिटेट मतलब रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे, ताकि पूरी तरीके से क्या हो जाए, बच्चों का जो आउटलुक है पूरी तरीके से नैरो ना हो जाए, वो पूरी तरीके से पढ़ाई को सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए यूज ना करें। ये बहुत जरूरी होता है कि हम पुराने तरीके को, वो जो होलिस्टिक करिकुलम, जो वैल्यूज थी पहले के समय में, जो कन्वेंशनल तरीके थे, उन वैल्यूज को क्या करने का जरूरी है, क्या करने की जरूरत है, रिससिटेट। ठीक है, अबैंडन मतलब किसी को त्याग देना, सप्रेस मतलब किसी को दबा देना, ठीक है, और डिसमेंटल करने का मतलब है, जैसे मैंने अगर एक व्हीकल को डिसमेंटल कर दिया मतलब तोड़ फोड़, डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो तीनों क्या हो गए, इनफैक्ट सिनोनिम हो गए ना, रिससिटेट करेंगे। चलिए, द लास्ट क्लोज टेस्ट ऑफ द डे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई एम वेरी ग्लैड कि एक एआई पे भी क्लोज टेस्ट है, क्योंकि एआई पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं, इंग्लिश पे भी एआई बेस्ड बहुत सारे पैराग्राफ्स आने लगे हैं, जस्ट टू नो वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट। सो एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एज एआई इंक्रीजिंगली डिक्टेट्स, डिक्टेट मतलब राज करना, द डैश ऑफ ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज। अब ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है एआई, टुकड़ों में बांट रही है या रोक दे रही है, अलोकेट कर रही है। मतलब एआई ना, एआई के आने से क्या हुआ है, अच्छा यार ये काम तो एआई कर रही है, तो यहां से इस ह्यूमन को हटा दो, यहां अब हमें ह्यूमन की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है, एआई आ जाएगी, एआई इसकी जगह ले लेगी, एआई ये काम कर लेगी। सो एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्रीजिंगली डिक्टेट्स मतलब राज करती है कि भाई क्या काम ह्यूमन करेगा, क्या काम एआई करेगी। फ्रॉम हायरिंग टू क्रेडिट स्कोरिंग, मतलब वो हायर भी कर रही है ह्यूमंस को और उनका क्रेडिट भी स्कोर कर रही है, डिसाइड भी कर रही है वर्थ किसकी, एक ह्यूमन की। द रिस्क ऑफ एल्गोरिथमिक बायस। अच्छा इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, एआई को इवेंचुअली हम ही ने क्रिएट करा है। अब जिसने एआई क्रिएट करी है, अगर वो डेटा में कुछ चेंजेस कर दे, अगर वो इस डेटा को अपने अकॉर्डिंग या किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ अगर उसका झुकाव है, तो अगर उस एल्गोरिथमिक डेटा को वो चेंज कर दे,
ठीक है, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दे तो क्या हो जाएगी, एक बायसनेस हो जाएगी ना, हैज बिकम अ क्रिटिकल कंसर्न। तो हमारा यही डर है कि अगर हम पूरी तरीके से एआई पे डिपेंड हो जाते हैं और उस एआई को जो कंट्रोल कर रहा है अगर वो इंसान बायस्ड है तो वो जो एल्गोरिथमिक डेटा क्रिएट करेगा वो भी कैसा होगा, बायस होगा। ठीक है, these systems are often trained on historical data that may reflect existing societal dash। अक्सर बहुत एआई सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनको ट्रेन करा गया है पुराने हिस्टोरिकल डेटा पर, और भाई पुरानी जो डेटा होगी वो सोसाइटल प्रेजुडिसेस के साथ भी तो आएगा। मतलब प्रेजुडिसेस का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स तो हार्मनीज, आइडियल्स और वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब गुड, ठीक है, द गुड क्वालिटीज यू हैव, लीडिंग टू द इनएडवर्टेंट रीइंफोर्समेंट ऑफ अनफेयर आउटकम। सी इनवर्डेंट इज अनजाने में, तो अनजाने में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो पुरानी मशीन्स हैं वो क्या करेंगी, वो पुराने आइडियाज पे बेस्ड है तो कहीं ना कहीं अनफेयर आउटकम्स आ सकते हैं, रीइंफोर्स हो सकते हैं ना, अनफेयर आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं, बायस्ड आउटकम्स, वो आउटकम्स जो पुरानी रूढ़िवादी सोच पे बेस्ड है वो बाहर निकल के आ सकते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज मेक्स इट डिफिकल्ट टू डैश हाउ स्पेसिफिक डिसीजंस आर रीच्ड। चलिए मैं आपको एक टर्म समझाती हूँ। ब्लैक बॉक्स का पता है क्या मतलब होता है, लेट्स से किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने के लिए कुछ ह्यूमंस हैं जो कि जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरी वो अब एआई तैयार हो गई है तो उसका जो जितना भी उसका जो सिस्टम है उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। बट एक टाइम बाद पता है वो ब्लैक बॉक्स कई बार खुद इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डेटा खुद इतनी बार कई बार क्योटिक हो जाता है कि वो जो खुद जिसने उस एआई को जेनरेट करा है ना वो भी उसको फिर क्या नहीं कर पाता है, डेसिफर नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेसिफर। तो डिफिकल्ट हो जाता है ना कई बार, हाउ टू स्पेसिफिक डिसीजंस रीच्ड, मतलब वो खुद ही नहीं समझ पाता कि यार ये मैंने करे तो थे चेंजेस, मैंने ये डेटा तो डाला था बट अब क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, तो मेरे को ही नहीं समझ आ रहा कि कैसे पहुंचूं उसके एंड तक। ठीक है, विदाउट अ पुश for greater transparency we risk creating a digital landscape that is technically advanced yet morally dash। ऐसे में पता है क्या होता है कि हम एक ऐसा डेटा कई बार क्रिएट कर देते हैं जो टेक्निकली तो बहुत सही होता है बट क्या वो एथिकली मॉरली सही है, कहीं वो बैंकरप्ट तो नहीं है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, रॉबस्ट, विजिलेंट और एनरिच तो होगा ही नहीं ना। हमें तो डर है ना कि भाई उसमें भले ही टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व है, इम्बाइब्ड है, बट जो उसकी एथिकल या मॉरल वो है साइड, वो क्या कहीं बहुत ज्यादा बैंकरप्ट तो नहीं, मतलब कहीं बहुत ज्यादा बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, समवन इज नॉट हैविंग अ पेनी, नहीं, समवन हु इज इन डेट। तो यहाँ लेकिन क्या मतलब है कि जो एथिकल साइड है, जो मॉरल साइड है एआई का, वो बुरी तरीके से क्या है, बर्बाद है, डिसरप्टेड है। ठीक है, सो Therefore, establishing a robust framework, तो हमें एआई का जो ढांचा है वो बहुत ही रॉबस्ट रखना होगा ताकि एथिकल ऑडिटिंग ना हो ना, क्योंकि भाई ये तो एथिकल ऑडिटिंग मतलब एथिकली चेंज आना क्या है, ये टेक्निकल इशू नहीं है, टेक्निकल चैलेंज नहीं है, बट ये सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी, इंपेरेटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशली बहुत जरूरी है एआई का क्या होना, एथिकली स्टेबल होना। ठीक है, सो लग्जरी नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा। सो वी हैव डन 10 क्लोज टेस्ट टुडे। आप देख चुके हैं हमने 10 क्लोज टेस्ट सॉल्व करे। एवरी क्लोज टेस्ट was having some 5 questions। आपने आज 50 fill in the blanks करे हैं। मैं क्लास एंड करने से पहले एक चीज आपको जरूर बताऊंगी, जो मैंने आपको टिप्स बोली अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको क्लोज टेस्ट करने से पहले, आपको उन फिलअप्स को फिल करने से पहले बहुत ही ज्यादा डिसर्नमेंट के साथ उस दिए हुए पैसेज की जिस्ट और समरी को समझना होगा। पैसेज अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव होते हैं, कुछ एनालिटिकल होते हैं, कुछ अलार्मिंग होते हैं, कुछ की टोन बहुत ही ज्यादा पॉइग्नेंट या बहुत सैड होती है। ऐसे में जब आप टोन समझ जाते हैं किसी भी पैसेज की, तो जब आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आप उसके फिलअप्स
फिल कर रहे होते हैं तो कुछ ऑप्शंस बहुत ही इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं और कुछ ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। फिर जब आपने फिल कर लिए सारे ऑप्शंस, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना आपके पास इतना पेशेंस है कि हम फिल करके सारा पैसेज समझे, बट आप जब एग्जाम में करेंगे तो व्हेन यू हैव फिल्ड ऑल द फिल-अप्स, इट्स योर ड्यूटी टू रीरीड द पैसेज। अब ये थर्ड स्टेप, ये जो री रीडिंग वाली आदत है, ये करता पता है क्या है, कई बार अगर 10 में से या 5 में से एक फिलअप या एक ऑप्शन गलत है तो वो आपको बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट लगेगा, वो आपको बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्लेस लगेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आपको बस उन्हीं बातों का ध्यान रखना है और अपनी इस पैसेज को इसी तरीके से करना है। विद दैट आई विश यू ऑल द लक, आप अपना रिविजन करते रहिए, ठीक है, एंड टेक केयर, जय हिंद।